नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब बच्चों से पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमने तुम्हें दे दिया है, अब इसको शेल्स में लिखो, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है ना, तो उस कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, कितने शेल्स होते हैं और हर एक शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। आइए वो जानते हैं। देखिए, आपको पता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, यानी आप फिलिंग करते हैं शेल्स में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इसके बाद ये जो शेल्स होते हैं, इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में भरे जाते हैं। ठीक, ये टॉपिक समझने से पहले आपको ये याद होना ज़रूरी है कि जो पहला शेल है वो हमारा कहलाया जाता है के शेल। ठीक, आप इसको के शेल कहेंगे। ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ओ पी, ऐसे आगे भी शेल्स चलेंगे। जो के शेल है वो न्यूक्लियस से बिल्कुल करीब है, पहला शेल है। ठीक है ना, हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ नहीं चलेंगे, अंदर से बाहर। यानी जो न्यूक्लियस के पड़ोस में पहला शेल है वो होगा हमारा नंबर 1 शेल, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, उसके बाद नंबर 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो आप KLM करके तो इसको पढ़ते ही हैं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कौन सा नंबर ऑफ शेल है। ठीक, चलिए, अब इन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये कैसे पता चलता है हमें, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? 2n²। आप कुछ किताबों में 2n का होल स्क्वायर भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये सब क्या है मैं बताती हूँ। अब जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो KLM शेल्स होते हैं, इनको आप नंबर 1 शेल, नंबर 2 शेल करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियली के शेल की बात करूँ, पहला शेल यानी के शेल, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? n=1 की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि इस पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं 2, ये फॉर्मूले का ही पार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। n की जगह क्या लगाएंगे? पहले शेल की बात कर रहे हैं ना, इसलिए n की जगह लगाएंगे 1, इसका होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यानी आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखिए, जिस शेल को हम के से पुकारते हैं, या के जिसको हम n=1 के नाम से भी जानते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2। हो गया आसान, कितना इजी है। चलिए अब सेकंड शेल की तरफ बढ़ते हैं, यानी n=2। और n=2 वाला जो शेल होता है उसको हम L नाम से जानते हैं। L मतलब n=2। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं 2n का होल स्क्वायर। n, यहाँ पर ये जो n है ना, उसमें आप वो बताएंगे कि कौन से शेल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस n की जगह 2 लगाएंगे, यानी 2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं 2 to the 4 यानी 2 × 4 यानी 8। कहने का मतलब ये जो सेकंड शेल है जिसे हम L नाम से पुकारते हैं, उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितना सिंपल है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं। अब हम M शेल की बात करते हैं। M का क्या मतलब हुआ? 3rd नंबर ऑफ शेल। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सारे शेल्स के लिए वही सेम है। क्या फॉर्मूला है? 2n का होल स्क्वायर। n में हमें क्या लगाना है? n में हमें लगाना है कौन सा नंबर का शेल है, क्योंकि हम 3rd शेल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 2, n की जगह 3 लगाया का होल स्क्वायर, 3 3 द 9 होता है, यानी 2 × 9 = 18। कितना इजी है, हो गया ना आपको क्लियर। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये 18 जो है ना, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। 18 से ऊपर आप इस शेल में, इस 3rd शेल में, जिसे हम M शेल भी कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 18 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और सुन लीजिए। हम आ जाते हैं n पर। n का मतलब हुआ n=4। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो n है इसका मतलब होता है कौन सा नंबर ऑफ शेल है, 4th नंबर की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मूला वही है 2n का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2n की जगह क्या लगाएंगे? कौन से शेल की बात कर रहे हैं? चौथे शेल की बात कर रहे हैं, तो 4 लगाएंगे। 4 का होल स्क्वायर, 4 × 16 यानी 2 × 16, 16 दूनी 32, 16 to the 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब n शेल जो आपका है इस समय, ये हमारा सबसे बाहर वाला शेल है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक सुनने और समझने की बात है। देखिए, ये जो हमारा के शेल है ना, सबसे पहला वाला शेल, केवल इस के शेल को आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भरकर स्टेबिलिटी पा सकते हैं।
दोबारा से सुनिए, हमारे पास अलग अलग शेल्स हैं। जो नंबर 1 शेल है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, उस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये एटम स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने का मतलब है कि इसको अपने आप को ये स्टेबल का मतलब है इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, संपन्न कहलाया जाएगा। ठीक, लेकिन अब जो समझने की बात है वो ये कि ये जो KL शेल है, इस L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो M शेल है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो M शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पर M और N और इसके बाद वाले जितने भी शेल्स होंगे, भले ही उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भी आ सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी इन दोनों शेल्स की भी केवल 8 से ही कंप्लीट होती है। क्लियर हो गया? दोबारा से सुनिए, जो सबसे पहला शेल है, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के जो सबसे बाजू वाला शेल है वो आप n=1 काउंट करेंगे। हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आएंगे, यानी पहला शेल न्यूक्लियस के बाजू वाला है। ठीक, K शेल जिसे हम बोलते हैं, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने से एटम स्टेबल हो जाता है, यानी अब उसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेन देन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन K के बाद जितने भी शेल्स हैं, L हुआ, M हुआ, N हुआ, भले ही इन इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी अलग अलग है, जैसे K शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 32, O शेल में और इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे। लेकिन K के अलावा बाकी जितने भी शेल्स आपके बढ़ते जाएं, उन सब में अगर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं तो वो एटम स्टेबल होता है, यानी ऐसी स्थिति में होता है जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है ना, स्टेबिलिटी का मतलब है कि अब वो किसी से केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, उसको ज़रूरत नहीं है किसी और से लेन देन करने की इलेक्ट्रॉन्स की, वो आप सब समझेंगे जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आया? L शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 मिल जाए बहुत बढ़िया। M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर अगर M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तभी भी ये स्टेबल है। सिमिलरली N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये एटम स्टेबल हो जाएगा। N के बाद जितने भी शेल्स हैं उन सब में भी यही स्थिति रहेगी। मैक्सिमम भले ही कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, पर स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से हो जाएगी। ठीक है ना, धीरे 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 केमिस्ट्री में आप बहुत सारी और चीज़ें इन्वेंट करेंगे, 11वीं में आप कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, लेकिन अभी तो 9वीं पास करनी है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए था। चलिए, तो पहली बात अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। पहली बात क्या है? पहली बात तो हमें 2n² इस फॉर्मूले से पता लगाना है कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम, जैसे कि मैंने आपको बताया तो, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो स्टेबिलिटी हमारी कंप्लीट हो जाती है। किसी भी शेल में K के अलावा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। ये सेकंड पॉइंट है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 आने चाहिए। आप किताब में पढ़ेंगे ना, आपको तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि भैया नियम है कि सबसे पहले शेल में इलेक्ट्रॉन दो, फिर बाद वाले शेल में इलेक्ट्रॉन दो, फिर उसके बाद वाले शेल में जितने बचे कुचे हैं वो इलेक्ट्रॉन दो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मान के चलिए आप है 20। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 20। आपको पता है कि हम किसी भी एटॉमिक नंबर को शेल्स में बांट देते हैं, K L M N मान के चलिए। अब चलिए अपने अपने हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स बांटते हैं। K में 2 आने चाहिए थे, 2 दे दिए। L में 8 आने चाहिए थे, 8 दे दिए। M में 18 आ सकते हैं, पर स्टेबिलिटी तो 8 से भी कंप्लीट हो जाएगी, तो 8 दे दिए। 8 और 8 16, 17, 18, बचे कितने? 2। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हम लास्ट वाले शेल में दे देंगे। क्लियर? ऐसा नहीं करेंगे कि ये जो M शेल है इसमें 18 मैक्सिमम आ सकते थे तो ये 8 के साथ इस 2 को भी यहाँ पर जोड़ के इसको 10 कर दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन देने हैं। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 दीजिए। दूसरे शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, भले ही आपके पास इसमें देने के लिए 9 थे, पर 8 ही आएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को मिला के 10 बनते थे। M शेल में आ सकते थे मैक्सिमम 18,
तो हम 10 नहीं देंगे, हम देंगे वो जिससे स्टेबिलिटी होती है, 8 से स्टेबिलिटी होती है तो 8 ही देंगे, बाकी बच्चे कुछ है इसको दे देंगे, ठीक है ना। अगर ये स्टेबल होता है तो बहुत बढ़िया। अच्छा, एटॉमिक नंबर 30, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं पढ़ाना, आपकी किताब में लिख रखा है कि ये जो हायर कॉन्फ़िगरेशंस होंगे ना वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो तब पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए इस पॉइंट को समझ लीजिए। एक और चीज़ समझिए कि इसी एटॉमिक नंबर 20 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी की बात समझिए। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एल शेल को खाली छोड़ दिया और एम शेल ने कहा कि भाई मैं तो अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने आप को स्टेबल करूंगा, एल शेल में कुछ हो ना हो, मेरे पास मैक्सिमम 18 आने चाहिए थे तो मैं तो 18 और 2 20 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ठीक है, अभी तो आपको वैसे भी ये पढ़ाया गया है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही दो, पर ऐसी स्थिति भी नहीं हो सकती है। कहने का मतलब सबसे पहला वाला शेल कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद दूसरे वाले शेल को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे और फिर आप तीसरे शेल पे जाएंगे, फिर आप चौथे शेल पे जाएंगे। कोई भी शेल अपने आप को पूरी कंप्लीट करने की कोशिश नहीं करेगा। ये ठीक वैसा है जैसा परिवारों में होता है। अगर खाना बना है या कुछ अच्छा स्वादिष्ट पकवान है और थोड़ा सा कम है तो हम क्या करते हैं, पहले हम छोटे को दे देते हैं, तुम खा लो पहले, और उसके बाद हम लास्ट में अपने आप को कंसिडर करते हैं। होता है ना। तो जिंदगी में केमिस्ट्री एकदम घुली मिली है, इसीलिए तो केमिस्ट्री इतना प्यारा सब्जेक्ट है। अल्टीमेटली इस टॉपिक में हमने 3 चीजें पढ़ी। 2n² का पूरा इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से आप स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं किसी भी एटम की, बशर्ते के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। एल शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद वाले शेल्स में कैपेसिटी भले ही कितनी भी हो लेकिन मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन से एटम स्टेबल होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सिलसिलेवार तरीके से शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। ऐसा नहीं कि पहले शेल में आपने इलेक्ट्रॉन दिए नहीं या कम दे दिए और दूसरे शेल में आपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ ही दिए और तीसरे शेल में फिलिंग कर ली। ये सिस्टम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलेंगे आप, ठीक है। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उतने दे दीजिए, आप इसकी परवाह मत कीजिए कि उसमें होने तो 8 चाहिए थे, 2 ही बचे, या मैक्सिमम तो 32 होने चाहिए थे, 2 ही बचे। नहीं, जितने हैं उस हिसाब से दो, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अगर आपने ये सीख लिया और समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। इस फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, शेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं वो आप पता कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए, डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, रट्टाफिकेशन मत कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। नमस्कार।